हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज जो हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि है राजस्थान जेई के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान की सीरीज है। आपका एग्जाम आपको पता ही है कि 12 को एग्जाम है आपका। तो बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो इससे पहले हम आपके लिए कुछ सीरीज प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके। तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम 60 क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही 3-4 पार्ट आपको और मिलेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइमस्टोन रॉक्स फॉल इन द कैटेगरी। लाइमस्टोन जो होता है वो एक रॉक है, वो कौन से टाइप की रॉक है? इग्निसिस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक रॉक है या फिर नन ऑफ द एबव है? ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया था सितंबर में। तो आपका एग्जाम भी सितंबर में ही है, हो सकता है कि यहाँ से ही आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है पूछ ली जाए। वैसे ये वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो शायद पूछे जा सकते हैं। जैसे कि लाइमस्टोन जो होता है वो सभी को पता है कि सेडिमेंट्री रॉक होती है, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक का एक और नाम है, वो है सेकेंडरी। इसको हम आल्सो नॉन भी बोल सकते हैं कि सेकेंडरी रॉक होती है ये। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन इसका एग्जाम्पल हो गया, सैंडस्टोन इसका एग्जाम्पल हो गया, शेल इसका एग्जाम्पल हो गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है ब्रिसिया। ब्रिशिया ब्रिशिया भी एक सेडिमेंट्री रॉक्स की कैटेगरी में ही आती है। तो इसके ये 4 एग्जाम्पल हो गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका सेकेंडरी रॉक इसका आल्सो नाउन नाम है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द एफ्लोरेंस इज सेड टू बी मॉडरेट। एफ्लोरेंस जो होती है सभी को पता है कि ब्रिक में एफ्लोरेंस आपको देखने को मिलती है ड्यू टू अल्कलीज जो होती है, सोल्ट जो होता है उसकी वजह से आपको एफ्लोरेंस देखने को मिलती है। अब बोल रहा है कि अगर हमारी एफ्लोरेंस जो है उसको हम बोलेंगे मॉडरेट एफ्लोरेंस इन ब्रिक इफ सोल्ट डिपॉजिट कवर डैश सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेटली। यानी कि मॉडरेट हम कब बोलेंगे कि हमारी ब्रिक जो है उसमें एफ्लोरेंस जो है मॉडरेट है। तो जो सोल्ट का डिपॉजिट होगा वो कितने एरिया को कवर करेगी ब्रिक का? 10%, 20%, 30% या फिर 50%? ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक केसेस आता है हमारे पास, नील का केसेस आता है। तो नील का सभी को पता है कि नील एफ्लोरेंस में कोई भी एफ्लोरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारे पास आता है स्लाइट आता है। स्लाइट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्लाइट का केसेस जब भी आता है तो इसमें नोट मोर देन यानी कि लेस देन ही होती है 10% तक। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है मॉडरेट का केसेस, जो कि पूछा गया है। मॉडरेट का केसेस आता है, ये हमारे ब्रिक का सरफेस जो होता है उसको अप टू 50% तक कवर करती है। यानी कि 50% इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाता है, 50% तक कवर करती है। उसके बाद हमारे पास आता है हैवी। हैवी जो होता है इसमें हमारा ब्रिक का जो एरिया होता है वो मोर देन होता है 50%। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चारों चीज़ें मैंने आपको बताई है। उसके बाद सीरियस इफेक्ट होता है, तो ये तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी को ही कवर कर सकती है। तो ये इन तीनों को आप याद रखिए, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हैवी, मॉडरेट, स्लाइट एंड नील, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जो है वो ये वाला क्वेश्चन भी हो सकता है कि इसको ही उठा के पूछ ले, ऐसा कोई चांसेस होता है, रियल चांसेस नहीं होता उतना, थोड़ा ही चांसेस होता है। बाकी इनके जो रिलेटेड पॉइंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, वो क्वेश्चन में ज़्यादा पूछ लिए जा सकते हैं। तो इस चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फैट लाइम। फैट लाइम की जब भी बात आती है, इसके 2-3 नाम और भी है, ये भी आपको पता होने चाहिए कि फैट लाइम के 2-3 नाम और क्या है। ओके फ्रेंड्स, इसके 2-3 नाम, जैसे कि एक प्योर लाइम होता है, प्योर लाइम, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। रिच लाइम, रिच लाइम भी इसका नाम है, एंड वाइट लाइम, ये इसके 3 नाम है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इनके 3 नाम क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इनके ये तीनों नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद इसकी इम्प्यूरिटीज पूछी गई है, तो एक चीज़ आपको एक और पता होनी चाहिए कि जो फैट लाइम होता है वो रिच होता है, किस में रिच होता है? कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम CaO भी लिख लिख सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में रिच इसलिए होता है क्योंकि 95% जो होता है वो किसका होता है? इसमें
कैल्शियम ऑक्साइड का ही होता है। बाकी हमारे पास 5% ही बचा, तो इट मीन्स कि इम्प्यूरिटीज जो रहेगी वो 5% ही रहेगी। हमारा आंसर यही हो जाएगा। 2 लाइम हमारे पास और है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि उनकी इम्प्योरिटीज जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोलिक लाइम हो गया। हाइड्रोलिक लाइम होता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज का परसेंटेज रहता है वो 5 से लेकर 30% होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 5 से 30% होता है। अगर हम पुअर लाइम की बात करें, पुअर लाइम जो होता है उसमें मोर देन 30% क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच द फॉलोइंग सीमेंट इज रिकमेंडेड फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन जब भी आपको करनी है तो उस केस में आप क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। क्विक सेटिंग सीमेंट होता क्या है। इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं फाइन ग्राइंडिंग द क्लिंकर, एंड इसमें जो ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है इसका कंटेंट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपको क्विक सेटिंग सीमेंट मिलेगा। क्योंकि ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है ये पानी के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर देता है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका बहुत ही ज़्यादा होता है, 865 जूल पर ग्राम होता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम इसका कंटेंट जो होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। एंड इससे क्या होता है कि आपको अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाती है। इसके 2-3 पॉइंट हम और भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 5 मिनट का होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें तो 30 मिनट्स का इसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है। इसको हम यूजेस की बात करें तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर सीमेंट रेशियो टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेकन एज। वाटर सीमेंट रेशियो जो हम लेते हैं जिससे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट की वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम कितना लेते हैं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 क्या हम ले सकते हैं। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा 0.4%। 0.4% हम यूज कर सकते हैं वाटर कंटेंट को इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा वाटर परसेंटेज होता है ये हमारे कौन से आइस कोड में आता है, तो वो 40-31 पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 जो है 1980, इस आईएस कोड में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आपको वाटर सीमेंट रेशियो कौन सा यूज करना है जब भी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं सीमेंट की। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अच्छे से ध्यान में रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज की बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की। मैक्सिमम परसेंटेज की अगर हम, आपको पता है कि सीमेंट में बहुत सारे इनग्रेडिएंट होते हैं, जिसमें से हमारे पास सिलिका होता है, लाइम होता है, एल्यूमिना होता है, सल्फर होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज की बात करें तो वो लाइम होता है। लाइम की परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 60 से 67% लाइम का परसेंटेज होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिलिका की अगर हम बात करें, सिलिका 17 से लेकर 25% तक होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एलुमिना की अगर हम बात करते हैं, एलुमिना तो 3 से लेकर 8% तक एलुमिना होता है। ये तीनों आप इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये है कि अल्कलीज, अल्कलीज का जो परसेंटेज रहता है वो 0.4 से लेकर 1.3% रहता है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्कलीज से हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ऐसा नहीं है कि राजस्थान जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एचपी जेई वाले हैं वो भी इस सीरीज को देख लीजिए, क्योंकि उनके लिए भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप करके आ जाए। देखिए, कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्सोजेनिक ट्री इज कॉल्ड। कोर जो होता है, जब भी कोर की बात आती है तो कोर जो होता है वो पिथ ही होती है। यहाँ पे ज़्यादा राय नहीं है कि हमारे पास एक्सोजीनियस ट्री है या फिर एंडोजीनियस ट्री है। कोर की जब भी बात आती है तो हमारे पास वो पिथ ही होता है। पिथ के जो सराउंडिंग होता है उसका हार्ट होता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। पिथ के सराउंडिंग हार्ट होता है। हार्ट के बाद जो लेयर होती है, यानी कि हार्ट जो प्रोटेक्शन देती है वो सैप होती है। सैप को जो प्रोटेक्शन देती है वो गॉम्बिन लेयर होती है। ये तो इनर बार्क है, फिर उसके बाद आउटर वार्क आती है। इसका क्रॉस सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है। हाँ, कोई भी ट्री है तो उसका क्रॉस सेक्शन है, तो सेंटर में क्या होती है, ये पिथ होती है। पिथ के, यानी कि पिथ के ये सराउंडिंग चारों तरफ क्या होगा, ये उसका हार्ट होगा।
हार्ड वुड होगा। ओके, एंड हार्ड वुड के फिर सैप वुड आती है। सैप वुड को कौन प्रोटेक्शन देती है? कॉम्बिन लेयर जो होती है, ये वाली जो ये कॉम्बिन लेयर है, ये मान के जो कॉम्बिन लेयर है। तो कॉम्बिन लेयर के बाद जो होती है वो अंदर में इनर बार्क होती है, आउटर में क्या होती है? आउटर बार्क होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिनस एक्सप्रेस एज। डक्टिलिटी जो होती है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? डक्टिलिटी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है बिटुमिन की, ये एक परमिशन देती है कि हमारी जो बिटुमिन है वो अंडरगो ग्रेट डिफॉर्मेशन तक जा सकती है। ग्रेट डिफॉर्मेशन, आपने देखा होगा कि बिटुमिन की कैसी होती है, उसमें बहुत सारी इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक जैसा। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफॉर्म हो सकती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि ये प्रॉपर्टी जो होती है, ये एडहेसिव प्रॉपर्टी जो होती है बिटुमिन की, एडहेसिव प्रॉपर्टी, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी बिटुमिन जो है वो उसमें कितनी एबिलिटी है स्टैच होने की, एबिलिटी टू स्टैच, स्टैच, स्टैचिंग, स्टैच, तो कितनी एबिलिटी है बिटुमिन में। तो ये क्या फाइंड, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि डिस्टेंस में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि हम बिटुमिन को डिस्टेंस में मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, सारी जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम साइज जो होता है एग्रीगेट ऑफ मार्शल टेस्ट शैल बी। मार्शल टेस्ट जो होता है उसके लिए मैक्सिमम साइज कितना होता है एग्रीगेट का, ये चीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम अगर बात करें तो 25 mm होता है, 25 mm जो होता है मार्शल टेस्ट के लिए एग्रीगेट का साइज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ वेरियस बिटुमिनस ग्रेड। बहुत सारे बिटुमिनस ग्रेड जो होते हैं उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट जो होता है फॉर पेविंग जॉब वेरी बिटवीन। क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसके लिए 35 से 70% होता है, बिटवीन होता है 35 से 70। तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। सॉफ्टनिंग पॉइंट जो होता है इसके बारे में आपको पता ही है कि क्या ये कर सकता है, मैंने कई बार आपको बताया भी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड विद वर्टिकल प्रॉप्स। कैंटिलीवर बीम जो है उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वर्टिकल प्रॉप्स के साथ एट इट्स फ्री एंड, फ्री एंड्स पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इट स्टैटिक इनडिटरमाइनेंसी विल बी, क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या फिर क्या होगी? ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इंक्रीज 1 जो होती है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर डी दिया गया है, क्या होगा? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला πd4/64, यही हमारा आंसर होता है। उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया था। हमारे पास अगर पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछ लिया जाए, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया जाए, तो उस केस में हमारे पास πd4/32 हमारा आंसर होता है। उस केस में, पोलर के केस में, एरिया के केस में ये वाला होता है। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन बीम इज इंक्रीज बाय 10 फोल्ड। विड्थ जो है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम की वो इंक्रीज हो रही है 10 फोल्ड एंड कीपिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया अनचेंज्ड, देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस विल बी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो रहेगा वो क्या रहेगा? तो वो रिमेन
अल्टरेटेड रहता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ बीम फिक्स एट बोथ द एंड इज। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो होती है बीम की वो फिक्स होती है एट बोथ द एंड। बोथ एंड जो होते हैं बीम की, उस केस में क्या होता है, 6, 3, 2 या फिर 1 क्या रहता है उस केस में हमारा आंसर। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो होती है उस केस में हमारा जो आंसर होता है वो 3 होता है। अगला देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ये सभी को पता है, ये इजी क्वेश्चन है, उतने टफ लेवल का नहीं है ये क्वेश्चन। वैसे सर्वेइंग, जिसने प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में नहीं पढ़ा है वो आप हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं सर्वेइंग में। तो वहाँ पर मैंने सर्वेइंग का कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश सेक्शन में, दोनों ही सेक्शन में आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट से क्वेश्चन पूछे गए थे। वो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द कर्व इज टू बी सेट आउट ओवर ए रफ ग्राउंड। आपको, आपके पास ग्राउंड है, रफ ग्राउंड है, उस पर आपको कर्व जो है वो सेटअप करना है। तो मेथड आप कौन सा यूज करेंगे, कौन सा मेथड आप यूज करते हैं? तो हम मेथड यूज करते हैं टू थ्रेडोलाइट मेथड एंड टैकोमीटर मेथड। ये दोनों हम मेथड जो है यूज कर सकते हैं। 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय। 3 पॉइंट्स प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय, किसके द्वारा सॉल्व की जा सकती है? 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो होती है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो होती है उसको हम ट्रेसिंग पेपर मेथड के सॉल्व कर सकते हैं, बेसल मेथड से भी कर सकते हैं, लेमेंस मेथड से भी हम कर सकते हैं। ऑल ऑफ द एबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एक हमारे पास एनालिटिक मेथड भी होता है, एनालिटिकल मेथड जो होता है, एनालिटिकल मेथड जो होता है उससे भी आप 3 पॉइंट इस प्रॉब्लम को, 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास मेथड होता है जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल जो मेथड होता है, कंस्ट्रक्शन मेथड जो होता है, उससे भी हम 3 पॉइंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 मेथड है, इस मेथड से हम कर सकते हैं। अगला देखिए, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एरिया ऑन ए कंटूर मैप इज। कंटूर, जब भी एरिया की बात आती है सिंपली आपको आंसर यही कर देना है, हमारे पास किसी भी तरह का एरिया हो, एरिया जो होता है वो प्लेनीमीटर ही मेजर कर सकता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एक ग्राफोमीटर होता है, ग्राफोमीटर की अगर हम जब भी बात आते हैं तो ये एंगल को मेजर करता है, एंगल को। इट इज सेमी सर्कुलर सर्वे इंस्ट्रूमेंट। ये जो होता है एक सेमी सर्कुलर सर्वे इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है एंगल को। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास सेलिनोमीटर होता है। ये तो सभी को पता है कि सेलिनोमीटर हम क्यों यूज करते हैं, किसको करते हैं, क्योंकि मैंने आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में वीडियो आपको प्रोवाइड की है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है किसको मेजर कर सकता है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। उसके बाद एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विद इन। चेन सर्वेइंग के भी सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। हमारी नेक्स्ट सीरीज जो है वो आरसीसी एंड जो स्टील स्ट्रक्चर है उसकी चली हुई है। स्टील स्ट्रक्चर के ऑलमोस्ट हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। हिंदी और इस सेक्शन का हमारा यही मेन लाभ है कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में मिलेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे है कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में आपको पूछ ली जाए, तो आपको नहीं पता है तो इसलिए हम इसको करवा रहे हैं। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जब आपको बहुत ही जल्द कम समय में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होता है तो हम आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड करते हैं। अगर थोड़ा टाइम लगता है तो उस केस में आपको हमें हिंदी में भी टाइप करना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है। तो 20 मीटर चेन की अगर हम बात करें तो वो 20 मीटर की ही होती है। उसमें एक्यूरेंसी की बात करें तो ±5 होती है। ये 30 मीटर के लिए होता है। 30 मीटर, सॉरी mm नहीं, 30 मीटर होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 5 मीटर और 10 मीटर की बात करें तो इस केसेस में हमारा ±3 mm होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात ये आती है, ये कॉमन क्वेश्चन है सभी को पता होगा, लेकिन बात ये आती है कि एक्यूरेट का क्या मीनिंग है? एक्यूरेट टू विद इन क्या मीनिंग है इसका?
तो आप सभी को पता है कि हमारी जो चेन होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी हुई होती है। मेटल की आपकी चेन बनी हुई होती है। इस मेटल जो होती है, चेन जो होती है हमारी, उसमें क्या होता है कि चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस आते हैं, अब किसकी वजह से चेंजेस आते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से चेंजेस आ सकता है, ह्यूमन एरर की वजह से आ सकता है, कुछ इस तरह के एरर जो होते हैं वो आ सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो लेंथ होती है चेन की, उसमें तो थोड़ी बहुत एरर वगैरह आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो हमारे इंजीनियर थे जिन्होंने चेन वगैरह बनाई है, तो उस केसेस में उन्होंने क्या बोला है कि हमारी कोई चेन है 30 मीटर या 20 मीटर, तो उस केस में हमें कुछ टॉलरेंस प्रोवाइड करनी होती है कि इतना एरर आ सकता है। तो उन्होंने हमें कुछ गाइडलाइन दी है, तो उसके अकॉर्डिंग 20 मीटर के लिए इतनी टॉलरेंस उन्होंने प्रोवाइड की है, एंड 30 मीटर के लिए इतनी की है। तो ये चीज़ यही है, बाकी कुछ नहीं है। चेंजेस की वजह से हमें यहाँ पे टॉलरेंस देनी पड़ती है, हमें एक्यूरेंसी देनी पड़ती है। अगला देखिए, द आइटम ऑफ ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर की जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर हमारे दिमाग में आते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्क्वायर मीटर की जब भी बात आती है तो हम ब्रोकन ग्लास कॉपिंग जो होती है उसको ही करते हैं मेजर। अगर हम यहाँ पे ब्रिक एजिंग की बात करें, ब्रिक एजिंग जो होता है उसको हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। रेनफोर्स ब्रिक वर्क की जब भी हम बात करते हैं तो क्यूबिक मीटर हमारा इस केसेस में आंसर हो जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ब्रिक वर्क इन आर्ट्स, इसको भी हम क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं, सिर्फ हम इसको स्क्वायर मीटर में करते हैं। बाकी सारा ही मैंने आपको बता दिया है कि हम किसको किस में मेजर करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग डिमेंशन। ये तो सभी को पता है कि लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट होती है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस का क्वेश्चन है राजस्थान में, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला देखिए, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एन एस्टिमेट, आप एस्टिमेट को प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉलोइंग फैक्टर आर कंसिडर, कौन से फैक्टर आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको फैक्टर जो होते हैं जो कंसीडर करने पड़ते हैं, हमारे पास वहाँ पे मटेरियल की अवेलेबिलिटी रहेगी या फिर नहीं, ये फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट होता है। लोकेशन ऑफ साइट जो है वो कैसी है, साइट की कंडीशन कैसी है, ये चीज़ वेरी मैटर करती है। लोकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ये चीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर मैन पावर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोडक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी, कितने टाइम का वो प्रोजेक्ट रहेगा, ये चीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अदर फैक्टर जो होते हैं क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कि सुपरविजन हो गया, सोशल नेटवर्क जो होते हैं नियर बाय साथ में, वो कैसे हैं, ये सारे ही फैक्टर जो होते हैं वो हमें अपने दिमाग में रखने होते हैं। उसके बाद ही हम प्रिपरेशन करते हैं एस्टिमेट को। तो हमारा आंसर यहाँ पे 4 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। एक दिन है आपके पास, एक मिस्त्री आपने लगाया हुआ है, तो ब्रिक वर्क जो होता है फाउंडेशन एंड प्लिंथ में, वो कितना काम करेगा एक दिन में। हमारा मिस्त्री है भाई, तो कितना काम कर सकता है ये। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन और भी पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, कि अगर आपको अर्थ वर्क करना है, अर्थ वर्क करना है, कहाँ पर करना है अर्थ वर्क, ऑर्डिनरी सॉइल है आपके पास, ऑर्डिनरी सॉइल है, सामान्य सॉइल है, उस केस में एक्सपेक्टेड जो मैशिंग है वो कितना काम करेगा एक दिन में। उस केस में 3 क्यूबिक काम करेगा, 3 क्यूबिक मीटर, ऑर्डिनरी सॉइल है। लेकिन इन केस ऑफ हार्ड सॉइल, हमारे पास सॉइल क्या है, हार्ड सॉइल है, तो उस केस में हमारा जो मिस्त्री है एक दिन में 2 क्यूबिक मीटर काम करेगा। मिस्त्री हो भाई चाहे लेबर हो, कोई भी हो, काम तो करेगा ना कुछ करेगा। तो ऑर्डिनरी सॉइल के लिए 3 एंड हार्ड में 2 क्यूबिक मीटर, ये चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप अपने दिमाग में ही रख के जाओ। अब प्लिंथ की जब भी बात आती है तो 1.25 क्यूबिक मीटर ही वो काम करता है। लेकिन एक फैक्टर और है यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर है वो। अगर हम रैंडम रबल स्टोन मैसनरी की बात करें,
रैंडम जो रबल स्टोन मशीनरी होती है, चाहे हमारे पास लाइम मोटार हो चाहे सीमेंट मोटार हो, तो एक मशीन जो है 1 क्यूबिक मीटर ही काम कर पाएगा एक दिन में। ओके फ्रेंड्स, अब एक दिन जो होता है वो 8 घंटे का ही होगा, 8 घंटे ही काम करेगा, ज़्यादा वो काम नहीं करेगा। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैंने कई क्वेश्चन पेपर देखा था किसी का कि एक आदमी जो है कितने दिन काम कर सकता, एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है, कितने घंटे काम करेंगे, एक दिन जो होता है वो कितने घंटे का होता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। वो मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट, इनकी सबसे हम ज़्यादा विश्वास जो करते हैं वो किस पर करते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे विश्वसनीय जब भी बात आती है तो डिटेल एस्टिमेट ही होता है, ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टैंडर्ड हाइट जो होती है स्टैंडर्ड रेन गेज की, वो कितनी होती है। हाइट की बात हो रही है यहाँ पे, स्टैंडर्ड रेन गेज जो होता है उसकी हाइट जो होती है वो कितनी होती है। तो स्टैंडर्ड रेन गेज जो होता है उसकी हाइट की जब भी बात करते हैं हम, तो 30.5 सेंटीमीटर होती है, 30.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, डायमीटर जो होता है 12.7 सेंटीमीटर होता है, 12.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, सिंपल हम इसको 30 मीटर करेक्ट आंसर कर देंगे। रेन गेज तो सभी को पता है कि रेन जो होती है उसकी डेप्थ को मेजर कर सकता है, डेप्थ जो होती है रेनफॉल की उसको ही मेजर करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम रेन को मेजर कर रहे हैं, रेन जो होती है उसकी भी कुछ ना कुछ डेप्थ होती है, कितने मिलीमीटर बारिश होगी, ये चीज़ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो रेंज गेज जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। आप हमारी DFCLI की वीडियो देख सकते हैं, मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड किया है आपके लिए। WDA भी प्रोवाइड किया हुआ है, UPJ के भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। अगर देखिए, इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल देन द इनफिल्ट्रेशन रेट विल बी। तो इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होता है। अगला देखिए, ह्यूमिडिटी रेफर टू, ह्यूमिडिटी किसको रेफर करती है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो मॉइस्चर कंटेंट जो हवा में होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। ये क्वेश्चन हमने आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड किया था जब हम HPJE के क्वेश्चन को कर रहे थे। खारीफ रोप की, खारीफ रोप जो क्रॉप जो होती है, सॉरी रोप नहीं, क्रॉप जो होती है आप कौन से महीने में उगाते हैं। जो हिमाचल वाले हैं उनको तो पता होगा कि हम बैल से ही उगाते हैं। कब खेती बाड़ी करते हैं, खारीफ जो होती है जून में, सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में, या फिर नन ऑफ द एबव। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का हमारे पास। तो यहाँ पे बाने के बारे में बोला कि कब उगाते हैं हम उसको, तब उगाते हैं जून जुलाई में हम उगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जून जुलाई में हम इसको उगाते हैं। जब भी काटने की बारी आती है तो सितंबर एंड अक्टूबर में हम काटते हैं खरीफ क्रॉप जो होती है। अब खरीफ क्रॉप आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी होती है। हमारे पास मेज़ यानी कि जो मक्की होती है वो एक खरीफ क्रॉप है। कॉटन हो गया हमारे पास, राइस हो गया, ज्वार हो गया, इस तरह की ये क्या है, ये खरीफ क्रॉप्स, क्रॉप्स है, क्रॉप्स नहीं सॉरी क्रॉप्स है। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारे पास एक राबी क्रॉप होती है, वो कौन सी होती है। सिंपली आपको इसके एग्जाम्पल लिखने हैं, अगर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सेम वहीं से पूछा गया था। इफ इन द हार्वेस्ट सीजन व्हेन द रिवर फ्लो इज लो विच मेथड शुड बी यूज फॉर इरिगेशन। हार्वेस्ट का सीजन चला हुआ, काटने का सीजन चला हुआ है, वह ना हमारा रिवर का जो फ्लो है बहुत ही कम है, कौन सा मेथड आप यूज करेंगे इरिगेशन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको यूज करें, क्योंकि हमारे पास नदी में पानी ही नहीं है, तो हमने कुछ पानी स्टोर किया होगा तो हम उसको यूज करेंगे। स्टोरेज इरिगेशन को आप यूज कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू किडने थ्योरी फॉर चैनल डिजाइन के लिए, किडने थ्योरी जो है चैनल डिजाइन के लिए, व्हाट थिंक ऑफ चैनल शुड बी नो, चैनल जो होता है उसमें क्या आपको पता होना चाहिए, तो आपको डेप्थ जो होती है वो पता होनी चाहिए। अगला देखिए, द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ द कैनाल बैंक एंड सप्लाई लेवल इन ए कैनाल इज टर्म एज, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वर्ड हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डीप वेल, ए डीप वेल, डीप वेल क्या होता है, डीप वेल जो होता है हैज मोर डिस्चार्ज देन ए शैलो वेल, डीप वेल यही होता है, हायर इसमें क्या होता है, यील्ड होता है, डिस्चार्ज या फिर यील्ड, यील्ड जो होता है वो ज़्यादा होता है या फिर डिस्चार्ज जो होता है ज़्यादा होता है जब भी हम शैलो वेल से उसको कंपेयर करते हैं। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे बात आती है कि डीप वेल जो होता है वो कितना ज़्यादा डीप होता है, कितना ज़्यादा गहरा होता है, तो वो हो सकता है अप्रोक्सीमेट 700 से लेकर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको यही करेक्ट आंसर होगा, 700 से लेकर, सॉरी 70 से लेकर 300 मीटर होता है, 70 से लेकर 300 मीटर तक ये गहरा हो सकता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे डिस्चार्ज की अगर हम बात करते हैं, डीप वेल के डिस्चार्ज या फिर यील्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, यील्ड जो होता है इसका हाई होता है, तो वो होता है 200 से लेकर 225 लीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वो कितना डिस्चार्ज देता है आपको, 200 से लेकर 225 लीटर, ये आपको क्या देता है, डिस्चार्ज देता है। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम स्टैंडर्ड ट्यूब वेल की बात करें, स्टैंडर्ड ट्यूब वेल जो होता है वो आपको 40 से 45 लीटर पर सेकंड ही डिस्चार्ज देता है, स्टैंडर्ड ट्यूब वेल की बात हो रही है यहाँ पे। ये डीप वेल है, डीप वेल के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी है, इसको अपने दिमाग में ही बिठा लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यील्ड ऑफ वेल डिपेंड्स अपॉन, यील्ड जो होता है वेल का वो किस पर डिपेंड करता है, यानी कि डिस्चार्ज जो होता है किस पर डिपेंड करता है, तो डिस्चार्ज की जब भी हम बात करें तो परमेबिलिटी जो होती है उस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ एक्वाफर ओपनिंग इनटू वेल इस पर डिपेंड करेगा, एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी कितनी है इस पर डिपेंड करेगा, यानी कि इन सभी फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। अगला देखिए, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर वीट क्रॉप, वीट जो होता है वो गेहूं होता है, कनक जिसको हम बोल सकते हैं, कनक जो होती है आप खाते भी होंगे कई लोग, तो ये जो होती है राबी क्रॉप में आती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसको हम अप्रैल मई में ही काटते हैं, तो इसकी डेप्थ पूछ रहा है कि डेप्थ क्या होती है। एग्जाम में कोर वाटरिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोर वाटरिंग क्या होती है। कोर वाटरिंग जो होती है जब हमारी जो फसल है वो कुछ सेंटीमीटर तक ग्रो हो जाती है तो हम उसको फर्स्ट वाटरिंग देते हैं, पानी देते हैं, उसको कोर वाटरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर कोर वाटरिंग की डेप्थ पूछ रहा है, कोर वाटरिंग डेप्थ की जो होती है वो कितनी होती है। यहाँ पे आपसे बीट के लिए पूछा गया, तो बीट जो होता है उसके लिए कितनी होती है, 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर होती है। राइज जो होता है उसकी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइज जो होता है वो 19 सेंटीमीटर होता है, 19 सेंटीमीटर राइज के केसेस में होता है। एक शुगर केन का भी केसेस होता है, शुगर केन का केसेस होता है उसमें 16.5 सेंटीमीटर होती है। ये तीनों आप याद रखिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिस्क नहीं लेना है भाई किसी भी चीज़ का। अगला देखिए, कैनाल विच इज अलाइंड एट राइट एंगल टू द कंटूर इज कॉल्ड, कैनाल जो होती है विच इज अलाइंड होती है राइट एंगल टू द कंटूर, उसको हम क्या बोलते हैं, साइड स्लोप कैनाल, साइड स्लोप कैनाल हम उसको बोलते हैं। अगला देखिए, फॉर डिवर्जन ऑफ फ्लड वाटर, आपको फ्लड का जो पानी है ऑफ रिवर का, आपको उसको डिवर्ट करना है, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है चेंज करनी है। द टाइप ऑफ कैनाल कंस्ट्रक्शन इज, कौन से टाइप की आप कैनाल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो हम वो होती है इनंडेशन कैनाल होती है। इनंडेशन कैनाल जो होती है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, डिवर्जन के केसेस में हम इसको यूज करते हैं। अब इसके बारे में आपको 2-3 जानकारी और भी पता होनी चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन में ही सारी जानकारी आ गई है, लेकिन ये कैनाल जो होती है, इनंडेशन कैनाल जो होती है, ये एक लॉन्ग कैनाल होती है, बहुत ही लंबी कैनाल होती है। ये पानी कब रिसीव करती है, यानी कि इसकी ये कैनाल जो होती है इसमें पानी थ्रू आउट ईयर नहीं रहता है। इस कैनाल में जब भी पानी कब रहता है, जब हमारा जो रिवर है उसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, तो हम पानी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। और इन केस अगर फ्लड वगैरह आ जाता है, फ्लड वगैरह आ जाता है तब इस कैनाल में पानी वगैरह होता है, बाकी नहीं होता है। अगला देखिए, इन एक कंक्रीट कैनाल की बात हो रही है। प्रीफिशली वेलोसिटी ऑफ वाटर इज नॉट मेंटेन ओवर द फ्लोइंग, velocity of water not maintained over the following। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन हम कंक्रीट का ही केसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो कंक्रीट के केसेस में हमारा 2.5 मीटर पर सेकंड होता है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। 2.5 यानी कि 2 से शुरू होती है, 2.5 पर वो ख़त्म हो जाती है। वैल्यू वेरी करती है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। फुली सैचुरेटेड सॉइल जो होता है वो सिर्फ टू फेस का ही डायग्राम होता है, टू फेस सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें पानी और मिट्टी ही होती है। थ्री फेसेस की अगर हम बात करें तो थ्री फेसेस जो होता है वो पार्शली सैचुरेटेड सॉइल होगा। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वन फेस का कोई भी डायग्राम नहीं होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टू फेस का, हाँ, टू फेस का हो सकता है, एक तो ये वाला टू फेस का एक ये होता है, एक ये हो सकता है, हो नहीं सकता, होता है। एक में वॉइड्स होते हैं, एक में सॉइल होता है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल बोलते हैं। एक पार्शली सैचुरेटेड होता है, वो थ्री फेस का होता है, उसमें तीनों ही चीज़ें होती है। एंड एक क्या होता है, फुली सैचुरेटेड है, तो क्या है, उसमें दो ही चीज़ें होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स जो होता है वो एक रेशियो होता है बिटवीन किसका, वॉइड रेशियो, किसका वॉइड रेशियो, जो कोहेजन लेस सॉइल होता है। कोहेजन लेस सॉइल जो होता है हमारे पास कौन होता है, सैंड ग्रेवल हो गया, ये कोहेजन लेस सॉइल है। इन इट्स लूजेस्ट स्टेट, जो लूज स्टेट होती है इसमें, एंड एग्जिस्टिंग नेचुरल स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी सिंपली सिंपल वर्ड में हम बोले तो लूजेस्ट स्टेट एंड जो डेंस स्टेज होती है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको ही हम डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा हमारा डेंसिटी इंडेक्स होगा, जितना ज़्यादा डेंसिटी इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा ये हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो होता है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो उतना ज़्यादा होगा अगर हमारा डेंसिटी इंडेक्स ज़्यादा है, तो ये इसका करेक्ट रेंज यही होती है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, व्हेन द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इज लेस देन द प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या है, सॉइल की प्लास्टिक लिमिट से वो कम है। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होती है वो जीरो को रिप्रेजेंट करती है। फ्रेंड्स, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से अभी कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच द लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ की जब भी बात आती है, लॉस हो रहा है उसमें, काउज बाय रीमोल्डिंग, तो सिंपली आपको इस पर ही करेक्ट का आंसर कर देना है। ये कई बार मैंने आपको अपने मॉक टेस्ट में बताया भी क्वेश्चन है। अगले देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऑफ वेल ग्रेडेड ग्रेवल इज। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यानी कि सीसी की वैल्यू पूछ रहा है वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन में, वेल ग्रेडेड की ग्रेवल की बात करें या फिर सॉइल की बात करें तो लाइज बिटवीन 1 और 3 के बीच में लाई करता है। इन केस ऑफ सी यू की वैल्यू पूछ ली जाए, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की अगर आपसे वैल्यू पूछ ले ग्रेवल के केसेस में,
तो वो ग्रेटर देन 4 होता है, सैंड के लिए ग्रेटर देन 6 होता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल। सरफेस एरिया जो होता है गिवन में आपको ये बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सरफेस एरिया की जब भी हम बात करते हैं, सरफेस एरिया जो होता है ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट द वाटर टू पर्कुलेट थ्रू इट। तो इस क्वेश्चन का आंसर परमेबिलिटी हो जाएगा। परमेबिलिटी जो होती है जिसमें हमारा सॉइल जो होता है वो पानी को अपने अंदर फ्लो करने देता है, डिस्चार्ज करने देता है, उसको ही परमेबिलिटी बोलते हैं। अगला देखिए, कंसोलिडेशन सेटलमेंट ओकर ड्यू टू। कंसोलिडेटेड सेटलमेंट जो होती है वो होती है किस वजह से? एक्सपल्जन ऑफ वाटर वॉइड्स की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेलियर प्लेन इन डायरेक्ट शेयर टेस्ट। फेलियर प्लेन जो होता है डायरेक्ट शेयर टेस्ट में वो किसकी वजह से होता है? बिगेस्ट प्लेन की, मेजर प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, या फिर वर्टिकल प्लेन, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन? तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन की वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर फ्लेक्सिबल फुटिंग ऑन एनी टाइप ऑफ सॉइल इज। कॉन्टैक्ट प्रेशर जो होता है और फ्लेक्सिबल फुटिंग ऑन ऑन ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ऑन एनी टाइप ऑफ सॉइल के लिए क्या होगा इस क्वेश्चन में हमारा आंसर? तो वो यूनिफॉर्म होती है। फ्लेक्सिबल फुटिंग जो होती है यूनिफॉर्म होती है ऑल टाइप ऑफ सॉइल। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकल शेयर फेलियर में ओकर इन। लोकल शेयर फेलियर जो होती है वो ओकर होती है लूज एंड सॉफ्ट क्ले में। लूज एंड सॉफ्ट क्ले में आपको वो देखने को मिलती है। ये लोकल शेयर फेलियर है। इन केस ऑफ अगर आपसे जनरल शेयर फेलियर की बात कर ले कि जनरल शेयर फेलियर जो होता है उसमें कौन सी फेलियर आपको देखने को मिलता है, तो किस में देखने को मिलता है? तो हमारे पास वो डेंस होती है, डेंस सॉइल, या फिर स्टिफ क्ले जो होती है, स्टिफ क्ले। यहाँ पे लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्ले था, यहाँ पे डेंस सॉइल एंड स्टिफ क्ले जनरल में। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, रैंकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर एज्यूम दैट द बैक ऑफ द वॉल इज। तो वर्टिकल एंड स्मूथ ही होता है, वर्टिकल एंड स्मूथ ही हम उसको कंसीडर करते हैं रैंकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ आरसीसी बीम द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी टेकन एज पर हमारे आईएस कोड रेकमेंडेड वेयर एफसीके कंक्रीट क्या होता है? एफसीके क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 0.45 एफसीके ही होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम अलाउड शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम अलाउ जो किया गया शेयर स्ट्रेस एज पर हमारे आईएस कोड इन आरसीसी बीम ऑफ M40 ग्रेड शैल बी कितना होगा? M40 ग्रेड के लिए शैल बी कितना होता है? तो जब भी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 0.625 अंडर रूट एफ सी के होता है। एफ सी के हमारे पास गिवन वैल्यू दी गई है 40 है, तो एफ सी के जब हम 40 हम कर देंगे तो इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3.95 MPa आ जाएगा, यानी कि 4 इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द शेयर रेनफोर्समेंट प्लेसिंग इन फ्लेक्सर मेंबर। कौन सा सही नहीं है? शेयर रेनफोर्समेंट जो हम प्लेस प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सर मेंबर में उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। शेयर रेनफोर्समेंट की जब भी हम बात करते हैं तो ये हम वर्टिकल स्टेप्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल स्टेप्स के रूप में, जो कि 0.75 डी होती है। ओके, इंक्लाइंड स्टेप्स
डी फॉर इंक्लाइन स्टेप एंड मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है वो 300 mm की होती है। ये 3 बिल्कुल सही है, चौथा गलत है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शेयर रेनफोर्समेंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि ये शेयर फोर्स जो होती है उसको कैरी कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम डायमीटर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट आरसीसी कॉलम एज पर हमारे कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो 12 mm ही हम मिनिमम डायमीटर प्रोवाइड करते हैं, ये तो सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी स्लैब फॉर डिफॉर्म बार के लिए। डिफॉर्म बार की जब भी बात आती है तो 0.12% हम प्रोवाइड करते हैं। माइल्ड स्टील की जब भी बात आती है तो 0.15 हम प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, इन स्टेयर केस डिजाइन विद वन with open well where span partly crossing at right angle occur and flight embedded into wall for sufficient length, by what unit its effective rate is to be increased for design purpose as per IS code is। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो 75 mm ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे ये थे मोस्ट 60 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत लिखिएगा, भूलिएगा। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।